अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने हॉब्स एंड लॉक की फिलॉसफी को किया है, जिनका मेन मकसद था टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए और किस हद तक ओबे करना चाहिए, और किस टाइम पे हम स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीन जैकस रूसो जो हैं वो भी इन्हीं 3 क्वेश्चंस के ऊपर वर्क कर रहे थे। इनका टाइम पीरियड था 1712 से लेकर 1778 तक। अकॉर्डिंग टू रोजो, फ्रीडम इज द पावर टू चूज आवर ओन चेंज। सबसे पहले हम इनकी बैकग्राउंड देखते हैं। ही वॉज बोर्न टू अ पुअर फैमिली इन स्विट्जरलैंड इन 1712, डाइड इन 1778, फ्लेड फ्रॉम द जेनेवा एट द एज ऑफ 16। जैसे ही इनकी पैदाइश हुई उसी टाइम पे इनकी मदर की डेथ हो गई और फादर इनके यंग एज में ही इम्प्रिजेंट हो गए थे, जिसके बाद इनकी पैटर्नल आंट ने इनकी परवरिश की। और ये कोई फिक्स मतलब एज सच कोई प्लेस नहीं थी जहाँ पे ये जॉब करते, और मोस्टली ये लैंड लेडी जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे थे फॉर फाइनेंशियल एड। Moved to France in 1744. In 1750, writes his first philosophic work for an essay completion. अब इनको फेम मिला था जब एक ऐसे कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन के अंदर इन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट वे में जाके लिखा था द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। ऐसे में बेसिकली पूछा गया था कि क्या जो साइंस एंड आर्ट्स में डेवलपमेंट है, वेदर इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मोरालिटी अमंग द पीपल। तो रोजो ने अपने आर्ग्यूमेंट में नो कहते हुए इसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों साइंस एंड आर्ट्स जो है वो आपकी इम्प्रूव करने के बजाय फर्दर डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी मोरालिटी को नुकसान पहुंचा रही है। इट क्रिएटेड अ ग्रेट सेंसेशन इन द आर्टिफिशियल सोसाइटी ऑफ द एज ऑफ रीजन। इट वॉज द फर्स्ट ट्रैम्बल ऑफ द रेवोल्यूशन। इसी ऐसे के बाद इनको फेम मिला, एंड द प्राइज विनिंग ऐसे ब्रॉट रोजो टू फेम। In 1755, he publishes his second essay, The Discourse on the Origin of Inequality. In 1762, he publishes his major work on political philosophy, The Social Contract. अब social contract की जो philosophy थी, उससे पहले हम इनका थोड़ा सा context समझते हैं। फ्रांस का जो उस टाइम पे फ्रांस में जो लोग रहते थे, बेसिकली 3 तरह के लोग थे। 3 तरह के लोगों में जैसे कि हमारे पास ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स थे और रॉयल्स थे। अब उस टाइम पे ये चल रहा था कि लैंडलॉर्ड्स और रॉयल्स ये दोनों मिलके एक्सप्लॉइट कर रहे थे आपके ऑर्डिनरी पीपल को। किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे? वो उनसे टैक्स जो थे, टैक्स एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे, बट ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का जो है वो बर्डन था। They consider ruler as oppressors. तो रोजो जो थे वो खुद तो थे एक ordinary man, but he was associated with landlords. So he produced a theory to liberate people from clutches of the state. अब एक बड़ा अच्छा कोटेशन था रोजो का, that man is born free, but everywhere he is in chains. इंसान पैदा तो फ्री हुआ है मगर वो चेन्स में जकड़ा हुआ है। रोजो is known as thinker of paradoxes. His ideas inspired French Revolution. French Revolution जो था उसको भी हम ये भी कह सकते हैं कि he was an intellectual founder of French Revolution. He was a critique of enlightenment. His philosophy totally different from the ideas of Hobbes and Locke. Hobbes and Locke उनकी जो philosophy थी वो totally different थी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉपुलर सॉवरेनिटी का। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट पीपल आर सॉवरेन, और वो कहते थे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोग आगे कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, उन्हें इलेक्ट करेंगे, एंड देन वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो पब्लिक है, जो कॉमन पीपल हैं, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे या उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो रोजो थे, ही वॉज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड Instead, he was a supporter of direct democracy. Direct democracy होनी चाहिए। He was an inspiration for liberals as well as socialists, democrats and totalitarians. सबसे पहले हम उनका देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि उनकी अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर क्या थी, स्टेट ऑफ नेचर क्या थी। स्टेट ऑफ नेचर जब इंसान
इस दुनिया में आया तो इनिशियली वो लोग कैसे थे, उनकी कंडीशंस क्या थी। तो स्टेट ऑफ नेचर से मुराद है कि उस टाइम के ऊपर जो कंडीशंस थी जब इंसान वजूद में आया तो वो क्या थी। इनिशियली जब इंसान आया तो वो एक नोबल सेवेज की तरह था, ना उसको गुड और बैड की पता था, बस वो अपनी जो फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स थे उनको फॉलो करता था, ना वो किसी को इंटेंशनली हार्म करता था, ना ही उसको फ़ायदा पहुंचाने का कोई एज सच आइडिया था। फिलोसफिकल हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, मीनिंग ऑफ लिबर्टी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था। इनको वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफी में सेकंड डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बताया, किस तरह सोसाइटी इवॉल्व हुई है। और स्टेट ऑफ नेचर, जब इनिशियली इंसान इस दुनिया में आया तो किस किस्म की स्टेट ऑफ नेचर थी, उस टाइम पे ह्यूमन नेचर क्या थी, कैसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लीड किया उन कंडीशंस ने, और जनरल विल क्या है और पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में जो उस टाइम पे लोग रह रहे थे वो नोबल सेवेज की तरह थे। नोबल सेवेज जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ना वो अच्छे हैं ना वो बहुत बुरे हैं, नाइदर बैड नॉर गुड। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ना तो बहुत ज़्यादा उनको गुड और बैड का पता था, ना मोरालिटी का पता था, बस वो अपनी फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते थे। फिर आपकी प्रॉपर्टी आई। प्रॉपर्टी जब फर्स्ट पर्सन उठा और उसने कहा कि ये जगह मेरी है, ये लैंड मेरा है, तो उसने जब प्रॉपर्टी का क्लेम किया तो उस टाइम के ऊपर कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और वो टाइम था कि वो प्रॉपर्टी आपकी स्टेट ऑफ वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसके बाद जनरल विल के थ्रू सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई। सबसे पहले रोजू स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, जो उस टाइम पे नेचुरल कंडीशन थी वो क्या थी। पीसफुल थी, म्यूट थी, नो वरी फॉर फ्यूचर, स्टेटेड ऑफ ब्लिस, आइसोलेटेड थे एंड नाइदर कन्फ्लिक्ट नॉर कोऑपरेशन, विर्चू, वाइस, स्कैर्सिटी, प्लेंटी, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक पीसफुल एनवायरनमेंट थी, ना लोग खुश थे ना लोग दुखी थे, एक नॉर्मल सी एनवायरनमेंट थी, पीसफुल थी, लोग अलग अलग रहते थे। देन आपकी तब्दीली कहाँ आई। मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर हैव टू क्वालिटीज विच सेपरेट हिम फ्रॉम एनिमल्स। उस टाइम के ऊपर इंसान के अंदर ऐसी दो क्वालिटीज थी जिसने इंसान को जानवरों से अलहदा किया, या जो ऐसी दो क्वालिटीज जो इंसान को जानवरों से सेपरेट करती है, डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। दैट इज फ्रीडम। इंसान के पास फ्रीडम है, एबिलिटी टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ, अपने बारे में वो डिसीजन ले सकता है। सेकेंडली कंपैशन, पिटी, यानी वो उसको दूसरों के लिए, दूसरों के पेन के अंदर आप देखते हो कि आपको हमदर्दी महसूस होती है, उसको पेन फील होता है, तो ये एबिलिटी भी जानवरों में नहीं है। तो ये द नोबल सेवेज था। When man becomes civilized, these qualities get corrupted. जैसे जैसे इंसान सिविलाइज होना शुरू हो गया, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, एक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, तो आपका जो ये दो क्वालिटीज़ थी, फ्रीडम और कंपैशन, ये आहिस्ता आहिस्ता करप्ट होना शुरू हो गई। अराइवल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी। हाउ मैन मूव्स फ्रॉम नेचर टू सोसाइटी। अब नेचर से वो सोसाइटी के अंदर कैसे गया। सबसे पहले एक पर्सन था जिसने कहा कि एक पर्सन उठा सोसाइटी में, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इनमें से इस बंदे ने उठ के कहा कि ये जो पूरा लैंड है ये मेरा है, ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो मेरा है, ठीक है, दैट इज माइन, एंड फाउंड पीपल सिंपली इनफ टू बिलीव हिम वाज द ट्रू फाउंडर ऑफ द सोसाइटी। और लोग कहते हैं कि यही ट्रू फाउंडर है सोसाइटी का। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर क्या हुआ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी प्लस ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान ने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरे ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, तीसरा दरमियान में रह गया और उसको थोड़ा कम हिस्सा मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, इसके भी कई हिस्से होते गए, ठीक है। देन फर्दर इसकी डिविजन्स होती गई। इन डिविजन से क्या हुआ, इनइक्वालिटी भी स्टार्ट होती गई, एंड दैट इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। Desire for private property. It breeds inequality and dependence. Desire motivated by self-love, not by material needs. लोगों को ये लगता था कि उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। उनके सेल्फ लव के लिए उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है अमोर डिसॉय, लव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, एंड अमोर पॉपरे, दैट डिज़ायर टू बी रिकग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, डिज़ायर टू हैव मोर देन अदर्स। यहाँ पे क्या होता है कि
जब हमने हॉब्स की फिलॉसफी पढ़ी तो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा सेल्फ प्रिजर्वेशन का। फिर हम लॉक के ऊपर आए तो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सेम कॉन्सेप्ट ही लॉक के अंदर भी देखते हैं कि वो सेल्फ लव मौजूद है, आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, एंड आपकी डिज़ायर है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। वो रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा? अब हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि फ्रीडम की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी एंड डिज़ायर टू हैव मोर देन अदर्स, कि मेरे पास दूसरों से ज़्यादा हो। इसकी वजह से क्या हुआ? इनइक्वालिटी आना शुरू हो गई, क्योटिक सिचुएशन डेवलप हो गई। जब आपकी प्रॉपर्टी आई तो इंसान स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर की तरफ चला गया, इनइक्वालिटी आई, डिपेंडेंस आई, और इसकी वजह से नेचुरल जो फीलिंग्स थी कंपैशन की, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय एनवाय एंड कंपटीशन। हसद ने ले ली उसकी जगह, कंपटीशन ने ले ली, और एक स्टेट ऑफ वॉर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। अब हम इस स्टेट ऑफ वॉर को कैसे एंड करेंगे? स्टेट ऑफ वॉर को एंड करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रोजू दो किस्म के हुए थे। जो फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो एक इलेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट था। जो रिच और प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास थी, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि अगर आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। अब बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बनाया गया था रिच एंड पावरफुल लोगों के अपने मफाद के लिए, उन्होंने खुद बनाया था और लोगों को कन्विंस करके फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंस की। तो यहाँ पे भी आप इनइक्वालिटी मौजूद है, पावरफुल फर्दर होता गया, रिच फर्दर रिचर होता गया। तो जो पुअर वन था उसकी जो प्रॉपर्टी पोजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी डिज़ायर जो थी टू हैव मोर देन अदर्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती गई। तो यहाँ पे जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आता है, स्टेट ऑफ नेचर, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जब आपकी स्टेट ऑफ नेचर थी, इन्होंने शो किया है इस तरह कि स्टेट ऑफ नेचर में फ्रीडम और इक्वालिटी था। अब प्रेजेंट की सिचुएशन जो है वहाँ पे डिपेंडेंस और इनइक्वालिटी है। We cannot go back to the state of nature, but even while staying in society, we can be as free as we were in state of nature, and this is only possible by having the social contract. तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अब जो हमारी डिपेंडेंस है, इनइक्वालिटी है, वो वैसी नहीं हो सकती जिस तरह हम लोग फ्रीडम और इक्वालिटी इंजॉय कर रहे थे इन स्टेट ऑफ नेचर, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम वैसी ही फ्रीडम इंजॉय कर सकें जैसी हम स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय कर रहे थे। तो उस चीज़ के लिए उन्हें ज़रूरी था कि सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया जाए। अब सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? बेसिकली उनका मकसद यही था टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईच मेंबर, सिमिलर टू लॉक। By forming the social contract, each person obeys only himself. One remains as free as they were before. But यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। Forming a contract means giving a part of one's freedom. How can we be as free as before even after the contract? जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी अपनी कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ चीज़ों को गिव अप करेंगे। तो क्या हम उतने ही फ्री रह सकते हैं जितने हम पहले फ्री थे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया रोजो ने जनरल विल का। जनरल विल का मेन क्या है? इट इज़ द विल विच विल द विल्स ऑफ द पीपल। बेसिकली इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ सोसाइटी। यहाँ पे तमाम लोगों के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट आते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनरल विल। इट इज़ व्हाट इज़ गुड एंड बेस्ट फॉर द सोसाइटी एज अ होल, कि सोसाइटी के लिए क्या बेस्ट है वो चीज़ होगा। अब जनरल विल भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल विल, एक होती है रियल विल। एक्चुअल विल वो होती है विच वर्क्स फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जो अपने लिए इंटरेस्ट में। रियल विल वो है जो इंसान को पुश करती है टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, ताकि वो सबके इंटरेस्ट के लिए सोचे। यहाँ पे उन्होंने 3 टाइप्स की विल को एक्सप्लेन किया है, दैट इज जनरल विल। जनरल विल के अंदर आपके तमाम लोगों के इंटरेस्ट आ जाएंगे, कलेक्टिव इंटरेस्ट आएंगे। लाइक इसके अंदर एग्जांपल लेने वुमेन एम्पावरमेंट की, स्टेट्स इंटरेस्ट, हर किस्म का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरा है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, किसी फैमिली, ट्राइब या प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए। प्राइवेट विल जो होती है वो एक पर्सन की अपनी ज़ात से रिलेटेड, जैसे मैं कहती हूँ मेरे ग्रेड्स बढ़ने चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, प्राइवेट इंटरेस्ट है। अगर मैं पूरी फैमिली का सोचती हूँ, एक ट्राइब का सोचती हूँ, दैट इज़ कॉर्पोरेट। और अगर मैं पूरी सोसाइटी का सोचती हूँ, दैट इज़ जनरल विल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आपकी कॉर्पोरेट और आपकी प्राइवेट विल है, ये आपकी कोइंसाइड करनी चाहिए जनरल विल के साथ।
थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जनरल विल ऑफ द कम्युनिटी इज डिसाइडेड। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जनरल विल डिसाइड होगी कि जनरल विल क्या है। जनरल विल में कोई एक इंडिविजुअल नहीं आता, कोई एक थर्ड पार्टी, कोई एक एजेंसी नहीं, बल्कि तमाम लोग आते हैं और वो तमाम लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं कि ये चीज़ तमाम लोगों के लिए बेहतर है। और people decide to obey the general will. People give up their right and freedom to the community as a whole. Following general will is like following oneself. So people are as free as before. अब यहाँ पे जब जनरल विल की बात आती है तो यहाँ पे तमाम लोग जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन तमाम की विल आएगी, और जब वो एक कुछ राइट्स को गिव अप कर रहे हैं तो ये इसी तरह है जैसे वो अपने आप को फॉलो कर रहे हैं। सो पीपल फील एज फ्री एज बिफोर। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर दैट इट इज स्टेट क्रिएटेड। इसके अंदर क्या होगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आपकी स्टेट क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे आपका जो सॉवरेन है दैट इज जनरल विल। यहाँ पे जनरल विल है जो सॉवरेन है, और ये भी आर्टिफिशियली मैन मेड सोसाइटी है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी फ्री फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी दैट एग्जिस्ट, एंड स्टेट इज द मीन टू द एंड। इस कंडीशन में ये आएगा। सेकेंडली, एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, रिवोकेबल है। अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके जनरल विल को फॉलो नहीं कर रही है, देन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने रोज़ो की फ़िलासफ़ी को देखा, जनरल विल को देखा, कैसे स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वॉर के अंदर कन्वर्जन हुई, एंड देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका आया ताकि उसको एंड किया जा सके स्टेट ऑफ वॉर को। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।